बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, चूंकि आज पेश होगा देश का आम बजट, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8वीं बार सदन के पटल पर बजट पेश करने वाली हैं। आज सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, जिसमें मिडिल क्लास को इनकम टैक्स से राहत संभव हो सकती है। इसके साथ ही एनपीएस, ईपीएस जैसी पेंशन स्कीमों को लेकर बड़ी घोषणाएं भी संभव है, ये सूत्र बता रहे हैं। 100 अमृत भारत ट्रेन चलाने का ऐलान भी संभव है आज के बजट में। तो आज के बजट पर लोगों की निगाहें हैं, उम्मीदें हैं, क्योंकि इस बार बजट में क्या कुछ खास रहेगा, कितनी लोगों की उम्मीदें पूरी होती हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। चूंकि 11 बजे जब बजट पेश किया जाएगा, धीरे धीरे करके तस्वीरें साफ होती जाएंगी कि जनता की उम्मीदें कितनी पूरी हो रही हैं इस बार, और इस बार क्या कुछ अलग ऐलान, बड़े ऐलान किए जाते हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। आपको बता दें, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट आज पेश किया जाएगा, जिस पर देश की निगाहें टिकी हुई हैं, और तमाम सेक्टर ऐसे हैं जहां पर काफी कुछ रियायतें जो हैं वो आज के बजट में मिल सकती हैं, इस बार के बजट में मिल सकती हैं। जानकारी ये भी है कि स्मार्टफोन वगैरह सस्ते हो सकते हैं, और कई ऐसे सेक्टर हैं जिसमें तमाम राहत जो है लोगों को मिल सकती हैं। हालांकि कितनी राहत, कितनी उम्मीदें पूरी होती हैं, ये आज स्पष्ट हो जाएगा। तो जनता उम्मीद लगाए बैठी है, लोगों की निगाहें जो हैं टकटकी लगाए बैठी हैं कि क्या कुछ उनके लिए खास होगा इस बार के पिटारे में। 10 लाख की आय टैक्स फ्री, तो ये तमाम जो उम्मीदें लोग लगाए बैठे हैं, वो अब देखना ये होगा कि किस तरह से इस बजट में खास देखने को मिलता है। होम लोन में राहत मिलने की संभावना बनी हुई है, तो किसान निधि योजना की जो राशि है वो भी बढ़ाई जा सकती है, ऐसी जानकारी है। फिलहाल रेल किराए और माल भाड़े में भी कटौती की जा सकती है। संतों के लिए पेंशन योजना शुरू की जा सकती है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए इंडस्ट्री का दर्जा, यानी कि जो हॉस्पिटैलिटी लाइन है उसे इंडस्ट्री का दर्जा मिल सकता है, जिससे एक राहत और एक फायदा जो है मिलेगा। पेट्रोल डीजल के दामों में घटोतरी हो सकती है। सस्ते घर खरीदने की प्राइस जो है वो लिमिट बनाई जा सकती है, एक लिमिट, एक क्राइटेरिया बनाया जाएगा, जिससे घर खरीदने का जो सपना है लोगों का वो साकार हो सकता है। फिलहाल अभी ये उम्मीदें हैं, लेकिन ऐलान और तस्वीरें जो स्पष्ट होंगी वो तब होंगी जब यहाँ पर वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाएगा। 8वीं बार सदन के पटल पर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। तो फिलहाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आपको बता दें, वित्त मंत्रालय पहुंची हुई हैं थोड़ी देर में बजट पेश कराने को लेकर, और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर इस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंत्रालय पहुंची हुई हैं। सरकार का बजट सत्र कल ही शुरू हो चुका है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ, और आज बजट पेश किया जाएगा, जिसका इंतजार देश का हर नागरिक, आमजन कर रहा है। तो फिलहाल निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं। वहां से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो तमाम पिटारा है आज बजट पेश करने का, जो रेड बैग उनके हाथ में नजर आता है, वो वहां से लेकर निकलती हुई नजर आएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फिलहाल वित्त मंत्रालय पहुंची हुई हैं। तो ये बड़ी जानकारी और तस्वीरें भी साथ ही आपको दिखा रहे हैं, चूंकि वित्त मंत्रालय पहुंची हुई हैं निर्मला सीतारमण, और इस बार के बजट में तमाम जो उम्मीदें लोगों की हैं वो कैसे पूरी होती हैं, ये सभी की जो उम्मीदें हैं वो किस तरह से पूरी होंगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब भी बजट पेश होना होता है तो देश का हर एक नागरिक ये सोचता है कि इस बार के बजट में आम जन को, खासकर मिडिल क्लास, ये सोचता है कि राहत ज़रूर मिलेगी। तो ऐसे में मिडिल क्लास के लिए इस बार के बजट में क्या कुछ खास होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, और लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी 11 बजे। बजट पेश किया जाएगा। हालांकि सत्र की शुरुआत तो बीते दिन ही
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ ही हो चुका है। आज बजट पेश होगा, फिर बजट पर चर्चा की जाएगी। तो हेल्थ सेक्टर की तरफ उम्मीद इस वक्त भरी निगाहें जो हैं, लोग उम्मीद भरी निगाहों से हेल्थ सेक्टर की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि हेल्थ इश्यूज अब जिस तरह से लोगों के बढ़ रहे हैं, ऐसे में हेल्थ सेक्टर में क्या कुछ रियायत होगी, ये भी लोगों की उम्मीदों में शुमार है कि ज़्यादा से ज़्यादा रियायत मिल सके, लोग सस्ते दामों में अच्छे से इलाज करा सके। सीतारमण द्वारा आज बजट पेश किया जाएगा और इसके साथ ही आम लोगों से लेकर कॉरपोरेट दुनिया तक को बेसब्री से इंतजार है। इस बार ऐसा लग रहा है कि सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को बड़ी राहत दे सकती है, ये संभावनाएं बनी हुई हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंची हुई हैं। थोड़ी देर में वो बजट पेश किया जाएगा, यानी 11 बजे बजट पेश होगा, लेकिन उससे पहले की जो तमाम प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से अब धीरे धीरे उस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। चूँकि वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण पहुंची हैं, यहाँ से वो अपना रेड बैग जिसमें तमाम दस्तावेज बजट पेश करने के रखे हुए हैं, वो लेकर निर्मला सीतारमण यहाँ से रवाना होंगी। और हमारे साथ एक पैनल जुड़ रहा है, आज के बजट को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पंकज बेनीवाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़ रहे हैं, और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। पंकज जी, सबसे पहले आज के बजट को लेकर जो देश की निगाहें इस वक्त टकटकी लगाई हुई हैं, जो जनता की उम्मीदें हैं, वो किस तरह से पूरी हो सकती हैं? चूंकि संभावनाएं तो बहुत बनी हुई हैं कि आम लोगों से लेकर और कॉरपोरेट तक लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि काफी कुछ सहूलियत इस बार के बजट में मिलेगा। जी नमस्कार आप सभी को, और देश की जनता को भी नमस्कार। देखिए, बिल्कुल आज का बजट जो है, जिस तरीके से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, एनडीए की सरकार को देश ने मैंडेट दिया है, तो निश्चित तौर पर देश की जनता का पूरा हक है कि हम उनके लिए कुछ ना कुछ खास ऐसा इस बजट में पंकज जी, मैं आपकी बात जो है वो सुनूंगी और पूरी करने का मौका दूंगी, बात पूरा करने का, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें आ रही है अपने दर्शकों को दिखा दें। इस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कार्यालय से बाहर निकली हुई है, उनके हाथ में वो रेड बैग जिसमें आज जिसका इंतजार लोग कर रहे हैं, वो इस वक्त इस बैग में है, और एक खूबसूरत सी स्माइल के साथ इस बैग को दिखाती हुई निर्मला सीतारमण। तो ये रेड कलर का बैग जिसमें जो खजाना है, आज ये खुलेगा तो देश की जो उम्मीदें हैं वो कितनी पूरी होती हैं, ये आगे 11 बजे के बाद स्पष्ट होगा, जब सदन के पटल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूर्ण बजट जो है पेश करेंगी। चूंकि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है जो आज वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाएगा। देखिए किस तरह से एक स्माइल के साथ और ये दिखाते हुए उस रेड बैग को कि जो जनता की उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी। अब देखिए कितनी पूरी होंगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। पंकज जी, आपके पास लौटूंगी मैं, चूंकि देखिए लगातार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि देश की जनता जो टकटकी लगाए बैठी है, आम जन, मिडिल क्लास और तमाम सेक्टर के लोग, उनकी जो उम्मीदें हैं वो कितनी पूरी होती हुई नजर आएंगी। पंकज जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी
बात पूरी करें। हाँ, देश की जनता ने, जैसे कि मोदी जी ने एक विजन दिया था कि हम विकसित भारत की तरफ निकलेंगे, और 2047 तक का उन्होंने एक विजन रखा है कि देश विकसित बनेगा। तो उस विकसित भारत की जो परिकल्पना है उसको पूर्ण कहीं ना कहीं होते हुए आज के बजट से हम देखेंगे कि आज का जो बजट है, जो कभी पहले सोचा नहीं कि मध्य वर्ग को भी ऊंचा किया जाए। हमेशा ही हमें गरीब तबके के लिए या व्यापारियों के लिए होता था, और मध्य वर्ग के लिए हमेशा ही टीवी डिबेट्स में भी हम लगभग सुनते थे कि मध्य वर्ग को आज बहुत कुछ नहीं मिला। तो कल नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के ने भी, उन्होंने भी स्पष्ट किया कि अब की बार का जो बजट होगा वो मध्य वर्ग के लोगों के लिए भी खास होगा, और महिला सशक्तिकरण के लिए भी अहम जो कदम है वो भी और उठाए जाएंगे, जिसके लिए हम बार बार, हमने पिछली बार जो हमारा बजट था उसमें ज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता, एन से नारी शक्ति। तो इन चारों ही पहलुओं पर, साथ में व्यापारियों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हर चीज पर आज काम किया जाएगा। मतलब हमेशा ही काम करते रहे, और निर्मला सीतारमण जी का ये लगातार 8वां बजट है, तो उन्होंने को पूरा विश्वास भी है अपनी जनता पर कि मैं जो बजट पेश कर रही हूं बार बार में, जिससे देश में प्रगति की और देश हमारा निकल रहा है, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी कह पाते हैं कि अब हम विकसित भारत बनने की राह पर हैं, और 2047 तक हम विकसित बनेंगे। और जो युवा आज 20 से 25 साल का है, वो 2047 तक 45 से 40 साल का होगा। तो उन सब युवाओं के लिए भी, मध्य वर्ग के लिए भी, गरीब के लिए भी, अन्नदाता के लिए भी, व्यापारियों के लिए भी, हर एक वर्ग के लिए इस बजट में आज खास प्रावधान मिलने वाले हैं। और देश की टकटकी होना बहुत लाजमी है। हम सब भी खूब एक बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके का बजट आज देश के सामने पेश होने वाला है, क्योंकि हमने परिकल्पना की कि देश विकसित बनेगा। तो विकसित भारत के लिए मोदी जी का जो विजन है वो आज के बजट से, निर्मला सीतारमण जी का जो विजन है वो आज के बजट से स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से हम देश को और आगे के पथ पर और आगे के रास्ते पर लेके जाने वाले हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो विजन है या देश के लिए जो प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं को आज हमें देखने का मौका मिलेगा। और निर्मला सीतारमण जी की जो स्माइल है, जो अभी आपके टीवी चैनल के माध्यम से हमने देखी, वो स्माइल बता पा रही है कि आज देश पूरा ऐसे ही स्माइल करेगा, हर वर्ग ऐसे ही स्माइल करेगा, क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है देखने का, बताने का, या जो आपका चलने का, वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बता पा रहा है कि हमारा जो देश है उसके लिए आज का जो बजट है बहुत ही खास बजट है। और उस बजट में हम गरीबों को, युवाओं को, महिलाओं को और अन्नदाताओं को, मध्य वर्ग वालों को, व्यापारियों को, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रेल के डिपार्टमेंट में, हर जो सेक्टर है उस सेक्टर पे काम करते हुआ, या जिनको राहत मिलनी चाहिए उन सबको राहत मिलते हुए भी आज के बजट में हम देख पाएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। गुरमीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गुरमीत जी, सबसे पहले आज के बजट को लेकर मैं आपसे जानूंगी कि इस बार के बजट से जनता की जो उम्मीदें हैं और जिस तरह की संभावनाएं, अटकलें लगाई जा रही हैं, वो किस तरह से पूरी होती हुई नजर आएंगी। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय से निकल भी चुकी हैं, और अब ऐसे में जो लोगों की उम्मीदें हैं और लोगों की जो नजरें हैं वो पूरी तरह से इस वक्त टीवी स्क्रीन पर ही हैं कि क्या कुछ खास आज के बजट में रहेगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि देश का बजट है तो सबकी निगाहें उसमें लाजमी हैं। ये जो नई सरकार बनी तीसरी बार एनडीए की, चाहे उसे उस तरह से पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, और इस बार तो बल्कि एनडीए की सही अर्थों में सरकार है। तो हो सकता है कि एलाइज की भी कुछ भूमिका हो। तो ये पहला बजट है उस सरकार का, पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात, मैं आपको बता दूं कि जब से हमने होश संभाला है, हमने कभी ये नहीं देखा कि किसी बजट में जो सत्ता पक्ष है उसने ये ना कहा हो कि ये ऐतिहासिक बजट है, ये देश की दिशा बदलेगा। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि विपक्ष ने ये ना कहा हो कि खोदा पहाड़ नुकली चुहिया और निराश हो गए सब वर्ग और पानी फेर दिया उम्मीदों पे। तो ये आज भी होगा, अभी आप देख लीजिएगा शाम तक, तो कुछ भी हो, क्योंकि है अल्टीमेटली आंकड़े हैं और चीजें हैं। नो डाउट, जैसे अभी हमारे जो साथी हैं उन्होंने कहा कि कल एक स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी का आया जिसमें उन्होंने लक्ष्मी जी का भी चर्चा की और कहा कि उनकी कृपा बनी रहे। और उसके बाद से ये जो होप्स हैं कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो लोग हैं उनको
कोई रिबेट मिल सकती है, या क्योंकि दो तीन तरह की, देखिए बजट में आम आदमी के लिए तो क्या होता है, आम आदमी यानी नौकरी पेशा आदमी के लिए क्या होता है, उसके लिए तो बेसिकली इनकम टैक्स स्लैब होते हैं। आप जानते हैं न्यू रिजीम भी लाई यही सरकार, जो जिसमें जो तमाम रिबेट्स थी वो खत्म करके कुछ सरलीकरण की बात कही गई। हालांकि वो कुछ लोगों को ऑप्शन दिया गया कि वो पुराने से चल सकते हैं अगर चाहें तो इनकम टैक्स होता है। फिर जो ड्यूटीज होती हैं उनको कट करने से कभी कुछ चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, कुछ चीज़ों के घटते हैं। आमतौर पर जो सिगरेट के दाम हमेशा बढ़ जाते हैं, और कुछ डोमेस्टिक आइटम जो होती हैं कंप्यूटर्स के, लैपटॉप के, उनके कई बार कम हो जाते हैं। तो ये रूटीन की परिपाटी है। लेकिन जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है मैं आपको बताऊं, वो होती है जो कल इकोनॉमिक सर्वे आया है, जो देश का आर्थिक सर्वेक्षण होता है, जो आर्थिक सलाहकार हमारे हैं जिन्होंने, नागेश्वरन जी, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया। उसमें जो अभी मुख्य बात है वो ये है कि जो हमारा पैमाना होता है तरक्की का, जो जीडीपी की ग्रोथ होती है, वो जितनी प्रोजेक्टेड थी लगभग उसके आसपास रही है। 6.4, इससे थोड़ी सी ज्यादा पिछले बजट में प्रोजेक्ट की गई थी, तो उसके आसपास है। और अगले बजट में भी इतनी ही लगभग ग्रोथ जो है वो प्रोजेक्ट की गई है, जो 25-26 के लिए जो अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण ध्यान से पढ़ने की चीज होती है, और वो एक डॉक्यूमेंट होता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें क्षेत्रवार, चाहे वो कृषि है और चाहे वो अन्य क्षेत्र हैं, उद्योग है, उनके बारे में बात होती है। सरकार के लोगों ने ही स्वयं उन जो आर्थिक सर्वेक्षण जिन लोगों ने बनाया है, उन्होंने ही ये बात कह दी है कि अगर हम विकसित भारत का सपना पूरा करना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं, तो हमें 10 साल तक कम से कम 8% की ग्रोथ चाहिए। तो उससे अभी हम पीछे हैं। तो वो एक प्रश्न है, उस पर आज वो किस तरह से डील करती हैं, क्या कहती हैं, क्योंकि एक रवायत है हमेशा से इस देश में कि बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण आता है। बजट तो फिर भी आप पॉलिटिकली उसको वो कह सकते हैं कि भाई उसमें कुछ चीजें आती है। अब दिल्ली का चुनाव सिर पे खड़ा है, तो हो सकता है कि जो है वो और दिल्ली में बहुत सारे लोग आप जानते हैं नौकरी पेशा होंगे, मिडिल क्लास के लोग होंगे, बड़ा वर्ग है एक वहां पर, सरकारी कर्मचारी। अभी सरकार ने पिछले दिनों वेतन आयोग की भी घोषणा की है, जो 8वां वेतन आयोग है, यदि मैं सही हूँ 8वां ही होगा, तो 8वें वेतन आयोग की घोषणा की है। तो जबकि बहुत बार बीच में कहा जा रहा था कि अब वेतन आयोग नहीं आएंगे, इस तरह की बात भी चल रही थी। तो हम लोग भी सब कर्मचारी ही हैं, तो इसलिए उन सरकारी कर्मचारियों का तो उसमें वो रहता ही है। तो हो सकता है कि कुछ घोषणाएं उसके दृष्टिगत आ सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो लॉन्ग टर्म में जो चीजें हैं वो दो मैं मानता हूँ मुख्य तौर पर। एक तो देखिए जो किसान वर्ग है, ऐसे तो हर राज्य अपने अपने स्तर पर अपेक्षाएं कर रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जिनके पास वित्त मंत्रालय है, उन्होंने भी अपनी तरफ से चीजें सुझाव दिए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। पंजाब के लोगों ने भी लिए हैं। इंडस्ट्रीज जो होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वो भी देती हैं, सभी वर्ग देते हैं। लेकिन मेरी जो सबसे अधिक बात है वो ये है कि जो एग्रीकल्चर वाला मामला है, उसके लिए क्या कोई घोषणा होती है, उस क्या किसानों को ऐसा कोई कदम उठाए जाते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए, ये मैं देख रहा था कि ये डिमांड शायद हरियाणा से भी हुई है, पंजाब से भी हुई है, कि जो ब्रोकन राइस है या शायद ब्राउन है, उसके मतलब जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को आसान किया जाए या खोला जाए। तो मतलब कई ऐसी चीजें हो सकती हैं जो बारीक, जिनसे अगर जो एग्रीकल्चर सेक्टर को फायदा हो सकता है। और दूसरा होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप कितना दे पा रहे हैं। बाकी तो देखिए हम लोग तो ये भी चाहेंगे कि शिक्षा के लिए बजट बढ़े, लेकिन वो 6% के आसपास कभी पहुंचता नहीं, जो आदर्श स्थिति है, क्योंकि सरकार की अपनी सीमाएं, डिफेंस का बजट और सारी वो तो तय है, रेलवे बजट, ये सारी चीजें तय होती हैं पहले। तो आप जानते हैं। ठीक है डॉक्टर गुरमीत जी, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी बने हुए हैं, मैं उनका रुख करूंगी। ललित अरोड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। और सबसे पहले मैं आपसे जानूं कि चूंकि देखिए देश की जनता, और देश की जनता में पक्ष हो विपक्ष हो या आम लोग हो, हर कोई आता है, ऐसे में सबकी जो निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं, ये हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष इस बार के बजट से क्या उम्मीद लगाए बैठा हुआ है? जैसा कि अभी गुरमीत जी ने कहा, किसानों को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर संभावना ये है, जो कृषि योजना के तहत जो राशि जो है, जो अमाउंट ट्रांसफर की जाती है किसानों के अकाउंट में, उसमें इस बार बढ़ोतरी हो सकती है। देखिए, हमारे देश की जो जनसंख्या है उसकी बुनियादी आवश्यकताओं के बारे में ही बजट में चर्चा होती है, चाहे वो रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। आम आदमी को तो यही उम्मीद रहती है। उसके अलावा महंगाई पे बजट से कैसे आप
कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बजट तो डेफिसिट बजट होने वाला है। फिर गृहिणियां हैं, छात्र हैं, महिलाएं हैं और बहुत से वर्ग हैं। ये तो हो गए इंडिविजुअल लोग। लेकिन जब सेक्टर्स की बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर जैसे है, कृषि है, फॉरेस्ट्री है और फूड प्रोसेसिंग है। सेकेंडरी सेक्टर में फिनिश प्रोडक्ट की बात है। तो हर एक के लिए बजट में प्रावधान होता है। अब जैसे हमारा एक सुझाव है कि जो ग्रीन लॉजिस्टिक्स है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, बायोफ्यूल्स हैं, आईओटी इनेबल्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं, इन पे चर्चा बजट में होनी चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। तीसरी चीज मैं ये एम्फेसिस करना चाहता हूं कि पेट्रोलियम का आंतरिक उत्पादन, यानी हमारे देश में पेट्रोल के ऊपर सर्च बंद कर दी गई है कि ये कहाँ कहाँ इसके रिजर्व्स अवेलेबल है। यानी और सभी मिनरल्स पे हम कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल हमारे यहाँ देश में बिल्कुल नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस पे भी थोड़ी रिसर्च के लिए बजट होना चाहिए था या होना चाहिए, क्योंकि अच्छा, इसके अलावा सैलरीड क्लास, जैसे गुरमीत जी ने और बेनीवाल जी ने कहा, एक्चुअली मिडिल क्लास को नेग्लेक्ट किया गया, ये तो अब सरकार ने भी मान लिया है। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मिडिल क्लास देश की मतलब एक जान है। ये ठीक है कि मिडिल क्लास क्रांति नहीं ला सकती और अपर क्लास मिडिल क्लास के थ्रू लोअर क्लास पर राज करती है, लेकिन आज समय है कि जो है निचले लेवल के लोगों को सुविधाएं हो लोन की। अब आयुष्मान और पीएम आवास योजना की मैं बात करना चाहूंगा, इसमें ज्यादा वृद्धि की जाए। और सीनियर सिटीजन की मैं बात करना चाहूंगा। आज हर जगह से पिटीशन हमें मिलती है सीनियर सिटीजन के लिए। वो ये कहते हैं कि हमारी जो हेल्थ प्रीमियम है बहुत ज्यादा है, सुविधाएं बिल्कुल कम है। अब आप 70 साल के लिए अच्छी योजनाएं लाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उनके लिए हेल्थ प्रीमियम पे जीएसटी वगैरह कम किया जाए या जीएसटी माफ कर दिया जाए, एटलीस्ट 65 से ऊपर वालों को कर दो, क्योंकि जितना एज बढ़ती है हमें हेल्थ उसकी जरूरत पड़ती है। किसान निधि की आपने बात की, एमएसपी दे दे, किसान निधि या ऐसी सब्सिडीज ना भी दे तो काम चल सकता है। मेरे ख्याल क्रेडिट कार्ड में जो 3 लाख तक एग्जाम्पशन है ना, 3 लाख की मैक्सिमम लिमिट है, जिसपे कुछ वो नहीं है या रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। मैं चाहता हूं कि 5-6% के ऊपर में कम से कम 10 लाख का लोन किसानों को दिया जाए। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए एलोकेशन ये करेंगे, पर्याप्त संसाधन चाहिए ना उस क्षेत्र में। और क्षेत्रीय असमानता है, जैसे विकास के, अब विकास के लाभ सब जगह नहीं है। आप वेस्टर्न यूपी हरियाणा को देख लें, पंजाब को देख लें, और कुछ ऐसे राज्य देख लें जो सेंट्रल इंडिया के दूसरी तरफ है, जहां नक्सलिज्म है, जहां पे उड़ीसा का थोड़ा हिस्सा है, जो झारखंड का हिस्सा है, बिहार का टुकड़ा है, वहां पे जो है असामान्य है विकास। और अपने विकसित राज्यों में भी गांव के अंदर चले जाइए तो वहां पे भी ऐसे लोग हैं अभी जिनको 2 वक्त की रोटी पूरी तरह से नसीब नहीं है, या उनका जो रोजगार है वो मनरेगा सब आप मिला लीजिए, अच्छी योजना थी, लेकिन उनको 200 दिन काम मिलता हो, ये मेरी समझ से बाहर है। 1,80,000 में आप जो कहते हो कि उसको हम गरीबी रेखा से नीचे करते हैं, इसको बढ़ाइए ना। 15,000 में तो देखिए, एक यूनिट में 4 लोग होते हैं, माँ बाप हो गए उनके और 2 बच्चे हो गए, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। इन चारों की बुनियादी आवश्यकताएं 15,000 पर मंथ में नहीं पूरी होती। एक शहर में तो एक छोटा सा घर नहीं मिलता किराए पे। तो मेरा मतलब ये है कि उस क्लास की तरफ ध्यान हो। इसके अलावा मेरा एक सुझाव और है कि कौशल विकास जो है, ये इसको बहुत बढ़िया तरीके से लागू किया जा सकता था। बजटरी एलोकेशंस की जरूरत है। बाकी डिफेंस बजट बनेगा, सारी चीजें हैं। तो जैसे जैसे अब डिबेट आगे बढ़ेगी, होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म है, टूरिज्म इंडिया टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा एक एरिया है, जिसमें वो हेल्थ टूरिज्म भी है और जिसमें वैसे टूरिज्म भी है। इसके ऊपर बजट कम होता है, इसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। अब देखते हैं वित्त मंत्री के पिटारे में क्या है। चलिए ठीक है ललित जी, मैं लौटूंगी आपके पास। धीरज शर्मा जी सीए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, चूंकि इस बार टैक्स को लेकर राहत की खबर आ रही है और साथ ही अगर बात की जाए स्टैंडर्ड डिडक्शन में इजाफा की बात जो की जा रही है, ये तमाम संभावनाएं जो बनी हुई हैं, अगर इस तरह की चीजें इस बार के बजट में होती हैं तो जनता के लिए कहां क्या खास हो सकता है और कहां दिक्कतें हो सकती हैं, एक बार आप समझाइए। अभी जैसे सभी लोग चर्चा कर भी रहे थे, सारे लर्नड पैनलिस्ट, और ओवरऑल सबका, जैसे पत्रकार साहब गुरमीत जी कह रहे थे कि लगभग सत्ता पक्ष के
पैनलिस्ट का या सबका मानना ये होगा कि बहुत अच्छा बजट होने वाला है और बहुत अच्छा हुआ है, शाम को यह कहना होगा। विपक्ष का जनरली ऐसा होता है कि बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और पूरी नहीं हुई है। तो मैं जो इवन टैक्स स्लैब की भी बात करें, बाकी चीजों की भी मैं बात करूं, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा पॉपुलिस्ट बजट रहने वाला है। पिछले 10 साल का अगर हम मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बजट बैलेंस्ड बजट रखने की कोशिश की गई है। चुनाव दिल्ली में है, अच्छी बात है, अन्य राज्यों में भी हुए हैं, लेकिन कभी भी उन चुनावों का बजट पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है कि पॉपुलिस्ट बजट रखा गया हो या जनता को राजी करने वाला बजट रखा गया हो। तो नो डाउट ये बैलेंस बजट रहने वाला, मेरा ऐसा मानना है। और बैलेंस बजट में सैलरीड क्लास की बात करूं या मिडिल क्लास की बात करूं या टैक्स पेयर की मैं बात करूं जो मिडिल क्लास कैटेगरी में आता है, तो नो डाउट इसकी बहुत बड़ी संभावना है कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बढ़नी चाहिए। अभी पिछले 10 साल से अगर देखा जाए तो मोटा मोटा 80C की डिडक्शन के अंदर या फिर मैं कहूं कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है। 2 रिजीम हमने दिए हैं, एक ओल्ड टैक्स रिजीम है, एक न्यू टैक्स रिजीम है। न्यू टैक्स रिजीम में अच्छा खासा बेनिफिट आपने दिया है, बट सारी डिडक्शंस खत्म कर दिए। एंड हमारी अर्थव्यवस्था की बड़ी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अर्थव्यवस्था बचत आधारित है। जब भी हमने देखा मंदी आई है, ग्लोबली भी आई है, 2008 में भी देखी है और समय भी देखा है, इवन 2-3 साल पहले भी जब ऐसा दौर लगा कोरोना के समय भी, भारतीय अर्थव्यवस्था बची इसीलिए क्योंकि यहाँ के लोगों के अंदर बचत की आदत है। न्यू टैक्स रिजीम में 80C का अगर हम लाभ नहीं देंगे तो वह बचत की आदत धीरे धीरे कहीं कम ना हो जाए, क्योंकि मिडिल क्लास इन्वेस्टमेंट के लिए बचत नहीं करता है, मिडिल क्लास टैक्स बचाने के लिए भी बचत करता है। तो मेरी ऐसी अपेक्षा है कि जरूर इस बजट के अंदर ऐसा होने वाला है कि जहां मिनिमम टैक्स जो एग्जेम्पशन लिमिट है वह भी बढ़ेगी और शायद न्यू टैक्स रिजीम में भी कुछ फायदे दिए जाएंगे बचत को लेकर के, 80C को लेकर के, क्योंकि सभी को साथ लेकर के चलने वाला है बजट, नो डाउट रहने वाला है, बैलेंस बजट रहने वाला है। इसके साथ एक छोटी सी चीज अगर हम बजट में और बात करें, मैं जैसे गुरमीत साहब भी बात कर रहे थे इकोनॉमिक सर्वे की, इकोनॉमिक सर्वे के जो डेटा होते हैं वो फैक्ट होते हैं, उसमें अपेक्षाएं कम होती हैं और फैक्ट ज्यादा होते हैं। उनको देखा जाए तो हमारी जीडीपी ठीक है अपेक्षा के लगभग उतनी ही रही है और आगे की भी अपेक्षा है कि 6.5 से 7% की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वह हम एक्सपेक्टेड रख के चलते हैं कि यह रहने वाली है। लेकिन उसको अचीव करने के लिए जरूरी है कि हमारा इंफ्रा डेवलप भी हो। उसको अचीव करने के लिए जरूरी है हमारे जो सेक्टर्स हैं, सारे सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, उनका रेशियो वो बढ़े। अब मैं जैसे कृषि और किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं, सबका बड़ा फोकस होता है कि किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ा दी जाए, एमएसपी बढ़ा दी जाए या सब्सिडी बढ़ा दी जाए। बट मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ साथ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं उन्हें भी प्रमोट करने के लिए कोई ना कोई स्कीम या कोई ना कोई योजना इस बजट के अंदर जरूर होगी, क्योंकि वो बुनियादी विकास को सुनिश्चित करती है। अगर किसान सम्मान निधि हम बढ़ाते हैं, वह जीवन भर आप देते रहिए, उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इतना नहीं आएगा। लेकिन वहीं अगर आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ाते हैं, हमने पिछले बजट में भी देखा है बहुत जगह आपने एफपीओस को प्रमोट किया है सरकार ने, बहुत जगह फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को प्रमोट किया है सरकार ने, और मुझे लगता है इस बजट में भी ऐसा होने वाला है, क्योंकि वो बुनियादी विकास है। वो 3-4-5 साल जो विकसित भारत 2047 का सपना है, पूरे भारत का है, किसी एक पार्टी का या प्रधानमंत्री जी का अकेले का नहीं, संपूर्ण भारत का वो सपना है। वो पूरा करना है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट को और उसे मजबूत करना होगा। और निसंदेह मैं मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि इस बजट में उसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ। धीरज जी देखिए, एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब भी बजट आने वाला होता है, ये हमेशा कहा जाता है इस बार मिडिल क्लास को राहत मिल सकती है, इस बार मिडिल क्लास को राहत मिल सकती है, लेकिन ऐसा अमूमन देखा नहीं जाता कि मिडिल क्लास को राहत मिल पाए। घूम फिर कर सारी दिक्कतें मिडिल क्लास पर ही आ धमकती हैं। ऐसे में किस तरह का खाका होना चाहिए बजट का जिससे मिडिल क्लास भी राहत महसूस कर पाए? देखिए, मिडिल क्लास को किसी तरीके की कोई गवर्नमेंट की तरफ से मासिक राशि नहीं मिलती है, तो मिडिल क्लास को राहत 2 ही तरीके से मोटा मोटा मिलती है, या तो महंगाई में राहत मिले या टैक्स स्लैब में राहत मिले। डायरेक्टली मिडिल क्लास को अगर हम डायरेक्टली बात करें तो यही राहत है। इसके अलावा एक और राहत जो इनडायरेक्टली मिलती है वो मिलती है जॉब क्रिएशन के थ्रू मिलती है मिडिल क्लास को, या यूं कहूं कि मिडिल क्लास जो एमएसएमई सेक्टर का व्यापारी है, अगर एमएसएमई को हमने कोई छूट दी है, उनको बढ़ाया है, तो वो भी मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास सिर्फ सैलरीड क्लास ही नहीं है। तो टैक्स स्लैब में नो डाउट यहाँ कुछ ना कुछ बहुत कुछ मिलने वाला होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। दूसरी अगर महंगाई की बात करूं, महंगाई की दर रिटेन्ड है, बहुत ज्यादा नीचे जाने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का स्ट्रक्चर बन चुका है या हमारे इंफ्रा एक्सपेंसेस बन चुके हैं, बट वो रिटेन्ड है। यह भी अपने आप में इन्फ्लेशन की रेट अगर जीडीपी की रेट के बराबर या उससे नीचे रहती है तो यह राहत बराबर ही मान लेता है मिडिल क्लास, उसी में खुश हो जाता है। एंड तीसरा सेक्टर एमएसएमई, जिसके थ्रू इनडायरेक्टली मिडिल क्लास को बहुत कुछ फायदा मिल सकता है, क्योंकि एमएसएमई अगर स्ट्रेंथन होंगे, जीएसटी की रेट का अगर सरलीकरण होगा, अभी 5 रेट है और मैं मानता हूं जीएसटी जिस उद्देश्य के लिए लाया गया था अभी तक पूरा उसको अचीव नहीं कर पाया है,
और ऐसी अपेक्षा है कि इस बजट के अंदर उसका सरलीकरण भी होगा, और या बजट के तुरंत बाद होना चाहिए कि 5 की जगह 3 रेट्स करी जाए, उनका थोड़ा सरलीकरण किया जाए, थोड़ी सी रेट में छूट दी जाए जरूरत की चीजों के ऊपर। तो वह डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा मिडिल क्लास को मिलने वाला है, एमएसएमई सेक्टर से भी। इवन जॉब क्रिएशन होगा वह भी मिडिल क्लास को फायदा मिलने वाला है। एक पर्सन है, जिंदगी भर उसने नौकरी की है, बेटे को पढ़ाया लिखाया है, और अब बच्चा भी नौकरी की तलाश में घूम रहा है, उसको अगर नौकरी मिल जाती है तो यह डायरेक्टली उस मिडिल क्लास को फायदा है। तो एमएसएमई सेक्टर जरूर बूस्ट होगा, मेरा ऐसा पक्का मानना है, क्योंकि इस पे भी सरकार का फोकस रहा है पिछले कुछ बजट से। और एमएसएमई को अगर कुछ फायदा मिलता है तो निसंदेह उसका भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा मिडिल क्लास को ही मिलने वाला है। बिल्कुल। पंकज जी देखिए, अभी आपने ललित जी को भी सुना, धीरज जी को भी सुना कि किस तरह से एमएसएमई पर अगर ज्यादा फोकस होगा तो निश्चित तौर पर जो मिडिल क्लास है जिसका हम जिक्र करते हैं, और हर बार बजट में यही होता है कि जो रियायतें हैं वो शुरुआत होती है कि मिडिल क्लास को राहत मिल सकती है, लेकिन वो चीजें जमीनी हकीकत अगर देखी जाए तो बहुत राहत नहीं मिल पाती है मिडिल क्लास को। घूम फिरकर हर चीजें, हर दिक्कतें मिडिल क्लास को ही झेलनी पड़ती हैं। तो एमएसएमई में अगर कुछ स्टैंडर्ड पॉलिसी आती है तो कहीं ना कहीं लोगों को रियायत मिल पाएगी। और जैसा कि अभी ललित जी ने भी जिक्र किया था विकास को लेकर कि हरियाणा के कुछ ऐसे क्षेत्र और पंजाब का भी उन्होंने जिक्र किया, क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ देखिए दीप्ति जी, बिल्कुल सभी साथियों ने बहुत वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं, और इन्हीं चीजों पर देश की जनता की भी टकटकी लगी रहती है। और इसमें स्पष्ट कल नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के ने भी, उन्होंने भी पूरा स्पष्ट कर दिया है कि अब की बार का जो बजट है उसमें मध्य वर्ग के जो साथी हैं, वो जो बड़ा एक सेक्टर है पूरे देश में, मध्य वर्ग जो हमेशा ही अपने टैक्स स्लैब में रियायत की कोशिश करता है, तो उन्होंने स्पष्ट बोला है कि अब की बार धन की वर्षा, लक्ष्मी जी की कृपा उन पे बनी रहेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि बचत जो है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी बचत कैसे ज्यादा हो, हम इस पर भी फोकस रखेंगे। बिल्कुल धीरज शर्मा जी ने कहा कि जो ग्लोबल मंदी जब आ गई थी तो हमारे देश का जो पूरा एजेंडा है, पूरे देश की एक सोच जो है कि हम पैसे को बचा के रखते हैं, उसी से हमारे देश की जो इकोनॉमी थी वो उस टाइम पे स्टेबलाइज रही थी, और हम अब उतनी ज्यादा गर्त में नहीं गए जितना उस टाइम पे मंदी के दौरान पूरा वर्ल्ड चला गया था। तो इस पर भी नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट बोला है कि हम जो हमारे साथी हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो देश की एक रीढ़ की हड्डी हैं, उनकी बचत पर कहीं ना कहीं हम और पूरा फोकस करेंगे कि उनकी बचत और ज्यादा बढ़े। एमएसएमई का जो सेक्टर है, जिसके लिए बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने, उसके लिए प्रोत्साहन करने के लिए उसको